हेलो लर्नर्स, फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब एकदम स्वस्थ, ऊर्जावान और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के इस नए अध्याय का दरवाज़ा खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। अपनी कॉपियाँ निकाल लीजिए और रिलैक्स होकर बैठिए। आज की नई दुनिया बनाने से पहले ज़रा एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने नक्शे को कैसे मोड़ा था। तो हमने क्या किया था, जो हमारा जो बड़ा ग्रुप था उसको हमने छोटे छोटे कोसेट्स में डिवाइड कर लिया था। ठीक है, और उसको हमने कहा था कोशेंट ग्रुप यानी कि विभाग ग्रुप। तो कोशेंट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि अगर आपका एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम एच के सभी कोसेट्स का जो सेट है उसको जी बाई एच से लिखते थे, और ये जो जी बाई एच है आपका एक ग्रुप बनाता है उसे हम कहते हैं कोशेंट ग्रुप यानी कि विभाग ग्रुप। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा विशाल ग्रुप जी है और उसके अंदर एक वीआईपी कमरा एच है यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम उस पूरे ग्रुप को सिकोड़ सकते हैं। हम उसको एच की अलग अलग मंजिलों को, ठीक है, एच की अलग अलग मंजिलों में डिवाइड करके उसको फोल्ड कर सकते हैं। इस नए ब्रह्मांड में लोग ही नहीं बल्कि मंजिल आपस में इंटरेक्ट करती है। तो दो अगर हमारे पास मंजिल है ए एच और बी एच, तो ये आपस में इंटरेक्ट करके आपको मिलेगा ए बी एच। तो इस प्रकार से हमने संक्रिया परिभाषित की थी और हमने देखा था कि जैसी सिटी है वैसा ही उसका क्या होगा, पॉकेट मैप होगा। यानी कि अगर ओरिजिनल ग्रुप आपका अबेली है तो कोशेंट ग्रुप भी अबेली होगा, और अगर ओरिजिनल ग्रुप आपका साइक्लिक ग्रुप है तो कोशेंट ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप है। तो अब तक हमने एक ग्रुप के अंदर के बारे में जाना था कि उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके ऑर्डर क्या होते हैं, वो आपस में उसके जो सबसेट होते हैं वो सब ग्रुप बनाते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप बनाते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो कभी सब ग्रुप निकाला, कभी वीआईपी कमरा बनाया और कभी उसको सिकोड़ दिया। लेकिन क्या होगा अगर हम दो बिल्कुल अलग अलग ग्रुप्स को आपस में मिलाने की कोशिश करें? क्या दो अलग अलग ब्रह्मांडों के बीच में कोई पुल बन सकता है, कोई ब्रिज बन सकता है? आज हम उसी जादुई पुल का निर्माण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की। तो 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के अंत में मैथमेटिशियन एक बहुत ही अजीब परेशानी से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कभी कभी दो ग्रुप्स दिखने में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। एक ग्रुप में लोग नंबर्स जोड़ रहे हैं, दूसरे ग्रुप में लोग मैट्रिक्स को गुणा कर रहे हैं। लेकिन जब उनका पैटर्न यानी कि उसकी केले टेबल जो होती है, संक्रिया सारणी, उसको ध्यान से देखा गया तो ये पाया गया कि वो बिल्कुल एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, 100% सिमिलर काम कर रहे हैं। यह बिल्कुल ऐसा था जैसा एक इंसान हिंदी में कविता पढ़ रहा है और दूसरा उसी कविता को इंग्लिश में गा रहा हो। भाषा अलग अलग है, सिंबल्स अलग अलग है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, भावना है, वो बिल्कुल क्या है, सेम है। तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि क्या हम एक ऐसी जादुई डिक्शनरी या ट्रांसलेटर बना सकते हैं जो पहले ग्रुप को, जो नियम है पहले ग्रुप के नियम, उनको बिना तोड़े, उनको बिना चेंज किए दूसरे ग्रुप के नियमों में बदल दे। इसी ट्रांसलेटर की खोज ने जन्म दिया समाकारिता यानी कि होमोमॉर्फिज्म को। ग्रीक जो लैंग्वेज होती है, ग्रीक भाषा, उसमें होमो का मतलब होता है समान। तो ये जो होमो वर्ड होता है इसका मतलब होता है समान, और मॉर्फ का मतलब होता है आकार। तो समान आकार या स्ट्रक्चर, तो ये आपका होमोमॉर्फिज्म का ब्रेकडाउन है। इसी से हमारा वर्ड समाकारिता उत्पन्न हुआ है। तो अब हम समाकारिता के बारे में बात करेंगे। तो हम मैथमेटिकली समूह समाकारिता यानी कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करते हैं। अब हम इसको सिंपल समाकारिता भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप भी पढ़ते हैं और रिंग भी पढ़ते हैं। बाद में अगर आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे तब वहाँ पर आप वेक्टर स्पेस भी पढ़ोगे। तो सब में ये सेम स्ट्रक्चर होती है, होमोमॉर्फिज्म, तो उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, ग्रुप में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, रिंग में रिंग होमोमॉर्फिज्म, और वेक्टर स्पेस में जो होता है उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जो भी आप पढ़ोगे लीनियर अलजेब्रा तो आप उसमें देखोगे ये चीज़। तो हम आज बात करेंगे ग्रुप समाकारिता यानी कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में। तो इसका डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो समूह समाकारिता या ग्रुप समाकारिता, तो ग्रुप समाकारिता बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या ग्रुप मॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप
होमोमॉर्फिज्म। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म समाकारिता की जब भी बात करेंगे तो एक प्रकार से ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, दो ग्रुपों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास दो ग्रुप होंगे और एक फंक्शन होगा, और वो कब समाकारिता कहलाएगा तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो किसी ग्रुप जी, तो दो ग्रुप है तो उनमें ऑपरेशन भी अलग अलग होंगे, तो हम मान लेते हैं एक में जी कोमा स्टार किसी ग्रुप जी से अन्य ग्रुप, कोई दूसरा ग्रुप है जी डैश और उसकी संक्रिया है ओ, किसी ग्रुप जी से अन्य ग्रुप जी में परिभाषित कोई प्रतिचित्रण, कोई प्रतिचित्रण एफ जो है जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म कहलाता है, समाकारिता कहलाता है यदि, कब कहलाता है कि ये जो फंक्शन है एफ वो जी के अवयव, अब जी के अवयव किस प्रकार के होंगे, जैसे मान लो ए बी है और उनके बीच में संक्रिया लगाएंगे तो ए स्टार बी इसी प्रकार के होंगे जी के अवयव। तो एफ ए स्टार बी जो है वो बराबर होना चाहिए जी डैश के अवयव किस प्रकार के होंगे, क्योंकि जी डैश जो है फंक्शन कहाँ से कहाँ परिभाषित है, जी से जी डैश में। अगर आपके जी में ए अवयव है तो जी डैश में कौन सा अवयव होगा, एफ ए। तो जी डैश के अवयव किस प्रकार के होंगे, एफ ए एफ बी एफ सी इस प्रकार के। तो ये इस प्रकार से होगा एफ ए ओ एफ बी, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, यानी कि अगर हम संक्रिया लगा के एफ में डालें या एफ लगा के संक्रिया लगाएं, दोनों बार वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो ये आपका जी का अवयव है उसमें एफ लगाया और ये जी डैश के अवयव के बीच में संक्रिया लगाई तो दोनों वैल्यू सेम रहती है प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो यही आपकी क्या होती है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है। तो किसी ग्रुप जी से अन्य ग्रुप जी डैश में परिभाषित कोई प्रतिचित्रण, कोई मैपिंग जी से जी डैश में समाकारिता कहलाता है या समाकारिता कहलाती है, एक ही बात है, यदि एफ ए स्टार बी जो है वो बराबर हो एफ ए ओ एफ बी। अब बात आती है यहाँ पर ओ क्यों लगाया, क्योंकि एफ ए और एफ बी किसके अवयव है, जी डैश के अवयव है, और जी डैश के अवयव है तो उसके बीच में जी डैश की ही संक्रिया लगेगी। ए और बी के बीच में स्टार क्यों लगाया है, क्योंकि ए और बी जी के अवयव है और जी के अवयव है तो संक्रिया कौन सी लगेगी, स्टार लगेगी। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसको डायरेक्ट इस प्रकार से दिया जाता है एफ ए बी इक्वल टू एफ ए एफ बी। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के बीच में संक्रिया सेम है। जब भी नहीं दे रखा है तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि ए बी अवयव जी के हैं तो यहाँ जी की संक्रिया लगेगी, और एफ ए और एफ बी जी डैश के अवयव है तो इसमें जी डैश की संक्रिया लगेगी। क्लियर है, तो ये आपका क्या होता है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट हम लिख लेते हैं। इसका जो ऑब्जर्वेशन है कि ग्रुप समाकारिता को आपको पूछे कि बिना मैथमेटिक्स के आप समझाओ कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, तो आप ये कहोगे कि ये जो ग्रुप समाकारिता है, ग्रुप समाकारिता जी तथा जी डैश, जो ग्रुप है हमारे, इसको ग्रुप लिख लेता हूँ, ग्रुप जी तथा जी डैश की संक्रियाएं जो होती है, संक्रियाओं को प्रिजर्व करता है, को परिरक्षित यानी कि प्रिजर्व, प्रिजर्व रखती है। तो ये दोनों ऑपरेशन को प्रिजर्व रखती है, उसे क्या कहते हैं, समाकारिता। तो ये ऑपरेशन है, ये जी का ऑपरेशन है और ये जी डैश का ऑपरेशन है, दोनों के दोनों क्या रहते हैं, ऐसी मैपिंग के थ्रू अगर प्रिजर्व रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, समाकारिता कहते हैं। तो ग्रुप समाकारिता जो होती है वो ग्रुप जी तथा जी डैश की संक्रियाओं को परिरक्षित रखती है, प्रिजर्व रखती है। इसमें हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं कि यदि एफ ग्रुप समाकारिता है तो हमारे पास क्या होता है, इसको हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि संयोजन का प्रतिबिंब, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, संयोजन का प्रतिबिंब इज इक्वल टू प्रतिबिंबों का संयोजन, इस प्रकार से होना चाहिए। ये रिजल्ट जो लिखा हमने, ये इक्वेशन, इसको
हिंदी में या मैथमेटिक्स में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, प्रतिबिंबों का संयोजन, प्रतिबिंबों का संयोजन। और इंग्लिश में अगर हम इसको लिखना चाहे तो इमेज ऑफ कंपोजिशन या कंपोजिट, कंपोजिशन ही लिख देते हैं, इमेज ऑफ कंपोजिशन इज इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ इमेज, कंपोजिशन ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन होती है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। अगर हम इसको पिक्टोरियल वे में अगर हम दर्शाना चाहें तो मैं काम करता हूँ, इस प्रकार से बना देता हूँ। ये आपका कोई ग्रुप है जी, इसको मैं एलिप्स में डालता हूँ, ये आपका जी और ये जी डैश। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर, ये ग्रुप जी है, ये आपका जी डैश है और ये आपकी मैपिंग है एफ। तो अब ये समाकारिता कब कहलाएगी कि अगर इसके बीच में कोई एलिमेंट है ए और बी। ठीक है, तो ए किस पे जाएगा, ए जाएगा आपका एफ ए के ऊपर, बी किसके ऊपर जाएगा, एफ बी के ऊपर जाएगा। हो सकता है दोनों सेम भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अभी हम ये देख रहे हैं कि ए एफ ए पे जाएगा और बी एफ बी पे जाएगा। अब अगर हम इसका कंपोजिशन करें तो यहाँ पर कोई एक एलिमेंट मिलेगा ए स्टार बी, इसको इस तरफ लिखते हैं ए स्टार बी। ये कोई नया एलिमेंट है तो वो किसके ऊपर जाएगा, वो जाएगा आपका एफ ए ओ एफ बी के ऊपर। तब ये क्या कहलाएगी, आपकी ग्रुप समाकारिता कहलाएगी, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। अब यहाँ पर अगर आपके दोनों के दोनों ग्रुप बराबर हो तो उसको अंतरकारिता या अंतकारिता भी कहते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि अंतकारिता यानी कि इंडोमॉर्फिज्म क्या होती है, तो इंडोमॉर्फिज्म तो सेम है, जो समाकारिता है उसे ही हम इंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। लेकिन कब, कि ग्रुप जी से जी पर ही परिभाषित, ग्रुप जी से जी पर परिभाषित ग्रुप समाकारिता, ग्रुप समाकारिता क्या कहलाती है, अंतकारिता या अंतरकारिता कहलाती है। अंतकारिता इंडोमॉर्फिज्म कहलाती है। तो अगर आपकी कोई एफ है वो जी से जी पर ही परिभाषित है। ठीक है, किस प्रकार से, एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी, क्योंकि इस बार जी और डी जी डेस बराबर है तो ऑपरेशन भी बराबर होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो ये क्या कहलाती है, आपकी इंडोमॉर्फिज्म कहलाती है। अब आपका जो समाकारिता है ये क्या होता है, एक प्रतिचित्रण होता है, एक फंक्शन होता है। तो फंक्शन की प्रॉपर्टी के आधार पर हम समाकारिता को भी अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो अगर आपका फंक्शन एफ एक ही फलन है तो उसको एक ही समाकारिता कहेंगे, और अगर फलन एफ आपका आच्छादक फलन है तो उसको हम आच्छादक समाकारिता कहेंगे। तो उसी के आधार पर हम नाम दे देते हैं। तो पहले तो हम एक ही समाकारिता, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। फंक्शन के बारे में आपको पता है तो पता होगा कि एक ही समाकारिता क्या होती है। तो एक ही समाकारिता, इसको मोनोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। एक ही समाकारिता नाम से पता चलता है वह समाकारिता जो एक ही फलन भी हो। तो ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित समाकारिता ही लिख देता हूँ क्योंकि ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं तो बार बार ग्रुप नहीं लिखेंगे। समाकारिता जो है वो एक ही समाकारिता या एक समाकारिता भी बोल सकते हैं इसको, एक ही समाकारिता कहलाती है यदि एफ एक ही फलन है, एक ही फलन है। तो अगर एफ आपका एक ही फलन और समाकारिता मिलके क्या बनते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख देता हूँ याद रखने के लिए कि आइस होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म प्लस वन वन, वन वन यानी कि एक ही, ये मिलकर आपको क्या देते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म
मॉर्फिज्म। ठीक है, इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हो। बात करते हैं हम आच्छादक समाकारिता की, तो लिख देते हैं सेम चीज है आच्छादक समाकारिता। तो आच्छादक समाकारिता को हम क्या कहते हैं, हम आच्छादक समाकारिता को इंग्लिश में बोलते हैं एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म क्या होगा, अगर आपका फलन आच्छादक हो तो वो क्या कहलाता है, आच्छादक समाकारिता। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सेम चीज ही लिखनी है, बस चेंज करना है, एक एक की जगह लिखना है आच्छादक समाकारिता। तो ये परिभाषित समाकारिता आच्छादक समाकारिता कहलाती है, आच्छादक समाकारिता कहलाती है यदि f आपका क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है, आच्छादक फलन है। अब यहाँ पर भी चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो अगर आपका होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू फंक्शन है तो ये मिलकर क्या बनता है आपका आच्छादक समाकारिता इपीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये आपका एक एक की समाकारिता होगी, आच्छादक समाकारिता होगी। अगर आपका फलन एक एक ही भी है, आच्छादक भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन यानी कि एक एक ही आच्छादक फलन। तो अगर ये दोनों होते हैं तो ये जो होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी, उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होमोमॉर्फिज्म है जिसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि तुल्यकारिता। तुल्यकारिता आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म कि अगर कोई समाकारिता एक एक ही और आच्छादक फलन है तो वो क्या कहलाती है कि जी से जी डैश पर परिभाषित समाकारिता जो है, जी से जी डैश पर परिभाषित समाकारिता तुल्यकारिता कहलाती है यदि जो f है वो आपका एक एक की और आच्छादक फलन में। ये क्या हो गया, इसको लिख देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ, कहलाती है यदि f एक एक की तथा आच्छादक फलन है। ठीक है, तो अगर दोनों ही होता है, वन वन और ऑन टू दोनों होता है, तो उसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, तो अब इसको मैं लिखता हूँ, एक तो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, एक आपका वन वन होना चाहिए, एक आपका ऑन टू होना चाहिए। अगर ये तीनों होती है तो ये मिलकर एक नई प्रकार की होमोमॉर्फिज्म बनाती है जिसे कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि तुल्यकारिता। ठीक है, अब एक और होती है जिसको बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म, स्वकारिता। ये सारी डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। स्वकारिता या स्वकारिता, तो स्वकारिता लिख देता हूँ, स्वकारिता यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है ऑटोमॉर्फिज्म, कि अगर तुल्यकारिता में दोनों ग्रुप सेम होते हैं, यानी कि ये तो आपका जी से जी डैश पे परिभाषित है, तो अगर जी से जी पर परिभाषित तुल्यकारिता है तो उसे हम कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। तो यदि एफ ग्रुप जी से जी पर परिभाषित तुल्यकारिता, समाकारिता नहीं लिखेंगे, तुल्यकारिता, समाकारिता होगी इसका मतलब तो अंतकारिता हो गई, लेकिन अगर जी से जी पर परिभाषित तुल्यकारिता जो है वो क्या कहलाती है, ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है, स्वकारिता कहलाती है। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे जो नाम है, डेफिनेशंस है, वो सारे के सारे याद रखने हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे, देखो मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को, तो अगर आपको कोई पूछे कि तुल्यकारिता क्या होती है, ठीक है, तो तुल्यकारिता से पहले हम समाकारिता से स्टार्ट करते हैं। चलो, कि अगर कोई फंक्शन है एफ जी से जी डैश में परिभाषित है जो कि इस नियम का पालन करता है, एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए ओ एफ बी, तब वह फंक्शन आपका क्या कहलाता है, समाकारिता कहलाता है। अगर ये आपका ग्रुप जो है जी डैश वो जी के बराबर ही हो जाता है, इसको क्या कहेंगे, अंतरकारिता कहलेंगे, यानी कि इंडोमॉर्फिज्म। अगर ये आपका फंक्शन एफ जो है वो समाकारिता तो है लेकिन साथ के साथ क्या है, वन वन फंक्शन है, एक एक ही फलन है, तो उसको हम कहेंगे एक एक ही समाकारिता, मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है, और अगर ये आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन है यानी कि आच्छादक फलन है, तो उसको कहेंगे हम आच्छादक समाकारिता, एपी
मॉर्फिज्म। अगर ये आपका दोनों है तो उसको कहेंगे हम आइसोमॉर्फिज्म यानी कि तुल्यकारिता। और अगर ये जी और जी जी डैश दोनों बराबर है यानी कि सेम ग्रुप के ऊपर अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो उसको हम कहते हैं स्वकारिता यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म। बस इसी प्रकार से इसी क्रम में आपको ये नाम याद रखने हैं। और डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, बस आपको फंक्शन का टाइप चेंज करना है या ग्रुप जी और जी डैश को बराबर करना है, आपकी डेफिनेशंस मिल जाएगी। ठीक है, एक दो बार और देखोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको डेफिनेशंस। अब हम एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं कि आपका ये जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है वो कैसे होती है, किस प्रकार की दिखती है, और इसको प्रूफ कैसे किया जाता है कि कोई फंक्शन आपका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है या फिर नहीं है। तो हम इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स देखते हैं। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें एग्जाम्पल नंबर 1, तो आप सिंपल सी बात सिंपल करते हैं हम कि यदि आर कोमा प्लस, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का योज्य ग्रुप है तथा दूसरा हम R0 कोमा गुणा, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ले लेते हैं, अशून्य वास्तविक संख्याओं का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, गुणनात्मक ग्रुप है, तो प्रतिचित्रण फंक्शन दे रखा है f r कोमा प्लस से लेके R0 कोमा स्टार। R0 का मतलब होता है कि इसमें जीरो नहीं है, यानी कि जीरो के अलावा जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सारी की सारी R0 के अंदर शामिल है। और फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 raised to the power x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये जो है वो क्या है, R से R0 पर एक समाकारिता है। तो ये आपका क्या हो गया, एक समाकारिता हो गया। तो ठीक है, तो आपके पास दो ग्रुप दे रखे हैं, R प्लस के साथ और R0 गुणा के साथ। फंक्शन f इस प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स इक्वल टू 2 raised to the power x। ठीक है, अब ये 2 raised to the power x की जगह आपका 3 raised to the power x हो सकता है, 5 raised to the power x हो सकता है, 6 raised to the power x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेम क्या होती है, एक समाकारिता होती है। तो बात करते हैं इसको, अगर मुझे प्रूफ करना हो तो इसको मैं सॉल्यूशन या प्रूफ लिख सकता हूँ। प्रूफ तो कैसे प्रूफ करेंगे, बस डेफिनेशन लगा देंगे जो भी हमारी डेफिनेशन है। तो कभी भी आपको समाकारिता प्रूफ करनी है तो ये जो पहला आपका सेट दे रखा है R, इसमें कोई भी दो एलिमेंट लेंगे। तो मान लेते हैं हम x, y बिलोंग्स टू R। अब हम कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स स्टार वाई। ठीक है, हमारी डेफिनेशन यही होती है, लेकिन यहाँ स्टार नहीं लगाएंगे क्योंकि स्टार की जगह यहाँ क्या दे रखा है हमें, प्लस ऑपरेशन। तो हम ज्ञात करेंगे एक्स प्लस वाई। अब एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, एफ एक्स अगर हम निकालते हैं तो ये जो एक्स है वो 2 की पावर में चला जाएगा। अब की बार ये एक्स प्लस वाई जो है वो 2 की पावर में चला जाएगा, यानी कि 2 की पावर एक्स प्लस वाई। और घातांकों के नियमों से हम ये जानते हैं कि 2 की पावर एक्स प्लस वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर वाई। 2 की पावर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स, और 2 की पावर वाई इसको गुणा, ऐसे गुणा लिख देते हैं, 2 की पावर वाई को लिख देते हैं एफ वाई। तो हमने क्या निकाला था, हमने कैलकुलेट किया था एक्स प्लस वाई एफ, ये बराबर आपका हो गया एफ एक्स इंटू एफ वाई प्रत्येक एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए। और यही आपकी डेफिनेशन होती है समाकारिता की। अतः एफ आर से R0 एक क्या है, होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, समाकारिता को प्रूफ कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें एग्जाम्पल नंबर 2, तो ये मैं सिंपल सा लेता हूँ z से z की ओर, तो मैं केवल फंक्शन लिख लेता हूँ। तो फंक्शन है आपका f z कोमा प्लस से z कोमा प्लस में। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन दे रखा है और किस प्रकार से दे रखा है, f ऑफ
x इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तो यानी कि आप क्या करोगे, फंक्शन में कोई भी इंटीजर पास करोगे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, यानी कि इवन इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो x अगर इसमें डालोगे तो आपको हमेशा 2 का मल्टीपल यानी कि इवन इंटीजर सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो अब इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक समाकारिता है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक उसी प्रकार से वन स्टेप बाय स्टेप हम डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो मान लेते हैं कि x, y जो है वो सेट z के अंदर है। अब हम कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स प्लस वाई। तो एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि अगर x होता है तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर x प्लस वाई है तो ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y। 2x को फिर से क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स, और 2y को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ वाई। तो ये आपकी क्या हो गई, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अतः एफ जो है एक ग्रुप समाकारिता है। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने फंक्शन के थ्रू देखा, अब हम एक क्या करते हैं, एक अलग प्रकार की समाकारिता डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है हम प्रूफ करते हैं कि यदि z जो है उसमें 2 एलिमेंट है -1 और +1। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, गुणनात्मक ग्रुप है। तो प्रतिचित्रण, एक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं, प्रतिचित्रण एफ जेड से जी के अंदर, जी कॉमा डॉट। ठीक है, प्रतिचित्रण इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा कि अभी तक हमने देखे कि दोनों तरफ क्या थे, इनफाइनाइट ग्रुप थे, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट ग्रुप है और यहाँ पर क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। तो ये इस प्रकार का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होगा कि 1 मिलेगा यदि x क्या है आपका समपूर्णांक यानी कि 2 का मल्टीपल है, और -1 मिलेगा यदि x क्या है आपका विषम पूर्णांक। तो हमने इस फंक्शन के माध्यम से z के एलिमेंट को 2 भागों में विभाजित कर लिया कि अगर x सम है तो हम f(x) की वैल्यू 1 रखेंगे, और अगर x विषम है तो हम f(x) की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि ये आपकी क्या है, समाकारिता है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट जो मेथड है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि ये फंक्शन आपका सिंपल नहीं दे रखा है, 2 अलग अलग ब्रांच में दे रखा है। तो हम ब्रांच के हिसाब से ही चलेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं, माना x और y 2 एलिमेंट मान लेते हैं z के, यानी कि 2 पूर्णांक मान लेते हैं। अब ये x और y, इस पर क्या क्या केस हो सकते हैं, ये हो सकता है या तो ये दोनों क्या हो, समपूर्णांक हो, या एक सम हो एक विषम हो। ठीक है, या फिर दोनों के दोनों विषम हो। ऐसे करके हमारे पास टोटल 4 केस बनते हैं। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट, हर एक केस की बात करेंगे। यदि x तथा y जो है वो क्या है, आपके सम पूर्णांक है। तो अगर x समपूर्णांक है और y समपूर्णांक है, इसका मतलब क्या होगा कि उनका जो योग होगा x प्लस वाई भी एक समपूर्णांक है। ठीक है, क्लियर है, अगर 2 समपूर्णांक है तो उनका योग भी क्या होगा, समपूर्णांक होगा। अब हम बात करते हैं एफ एक्स प्लस वाई की। तो एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, +1 होगा कि -1 होगा, +1। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई क्या है, समपूर्णांक, और जैसे ही समपूर्णांक होगा फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तथा अगर मैं एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालूँ तो x समपूर्णांक है तो ये 1 आएगा, इंटू एफ वाई भी समपूर्णांक है तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो दोनों ही 1 के बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो अगर x और y समपूर्णांक है तो ये हमारे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई होती है। इसी प्रकार से हम आगे के जो कोई केस है वो डिस्कस करेंगे। तो केस नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं कि यदि x जो है वो क्या है, समपूर्णांक है, तथा y जो है वो क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, पहला सम है और दूसरा क्या है, विषम पूर्णांक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि अगर हम सम संख्या में विषम संख्या ऐड करते हैं तो वो हमेशा विषम संख्या बनती है। तो x प्लस वाई एक विषम संख्या है।
ठीक है, इतना तो आपको पता होगा सम संख्या विषम संख्या के बारे में कि सम संख्या को दोनों को जोड़ते हैं, दो सम संख्याओं को, तो हमें सम संख्या मिलती है। दोनों में से एक विषम होती है तो हमें विषम मिलती है, और अगर दोनों विषम होती है तो हमें सम संख्या मिलती है। तो x प्लस वाई एक क्या होगी, विषम संख्या हो। अब हम एफ एक्स प्लस वाई निकालेंगे। एफ एक्स प्लस वाई क्या होगी, इसको अतः करके लिखते हैं। अतः एफ एक्स वाई जो है वो 1 हो जाएगा, 1 नहीं -1। क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वाई विषम संख्या है, तथा एफ एक्स इंटू एफ वाई ये क्या होगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई। एक्स क्या है आपका, सम संख्या यानी कि 1, इंटू वाई क्या है, विषम संख्या यानी कि -1। तो 1 इंटू -1 आपका क्या हो जाएगा, -1। तो ये और ये दोनों -1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस वाई जो है वो बराबर हो गया एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर। ये हमारा केस सेकंड हो गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे केस नंबर थर्ड। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर देता हूँ। केस नंबर थर्ड के लिए कॉपी मैंने क्यों किया है, चलिए अभी देखते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर केस नंबर जो थर्ड है उसमें क्या होगा कि x जो है वो विषम पूर्णांक है और y क्या है, सम पूर्णांक। x विषम पूर्णांक है और y क्या है, सम पूर्णांक है। इस केस में भी आपका x प्लस वाई क्या होगा, विषम संख्या होगी, या विषम पूर्णांक लिख लेते हैं, संख्या थोड़ा ओड हो जाता है, विषम पूर्णांक। और यहाँ पर भी विषम पूर्णांक लिख लेते हैं, ओके ठीक है। तथा एफ एक्स और एफ वाई, इस बार एफ एक्स जो है वो आपका -1 होगा, क्योंकि x विषम संख्या है लेकिन y क्या है, सम संख्या। तो इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब हम बात करेंगे हमारे केस नंबर लास्ट केस क्या हो जाता है कि यदि x और y दोनों विषम संख्या है, x तथा y दोनों के दोनों आपके क्या है, ओड इंटीजर है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो x और y विषम पूर्णांक है तो x प्लस वाई क्या होगा, एक सम पूर्णांक होगा, क्योंकि दो विषम को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या मिलता है, सम पूर्णांक है। और सम पूर्णांक मिलेगा तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। तथा एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एक्स क्या है, विषम पूर्णांक, तो एफ एक्स की वैल्यू -1, y क्या है, विषम पूर्णांक, तो y एफ वाई की वैल्यू भी -1। लेकिन -1 और -1 को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +1। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इस प्रकार चारों ही केस में इस प्रकार, या इसी प्रकार नहीं, इस प्रकार से एफ एक्स प्लस वाई जो होगा वो बराबर होगा एफ एक्स इंटू एफ वाई। चाहे एक्स और वाई कुछ भी हो, हमेशा ये वैल्यू या ये रिजल्ट जो है आपका वो सेटिस्फाई करेगा। तो अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः एफ एक ग्रुप समाकारिता, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 4। इस बार आपका जो फंक्शन है एफ दे रखा है सी से, यानी कि सी कॉमा प्लस, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ग्रुप होता है उससे कॉम्प्लेक्स नंबर के ग्रुप में दे रखा है। और फंक्शन किस प्रकार से है, सी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार का होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये बराबर होगा आपका आयोटा वाई के। तो इस प्रकार से आपका फंक्शन दे रखा है जो उसके काल्पनिक भाग को दर्शाता है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ओके, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे या सॉल्व करेंगे, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, आप और भी एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो, और अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसमें हम दो नंबर मान लेंगे, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम इस प्रकार से मान लेते हैं, z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा वाई, z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा वाई। ये किसके अंदर है, आपके c के अंदर है। अब हम बात करते हैं f की, z1 प्लस z2। तो f z1 प्लस z2 क्या होगा, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। अब हम एक काम करते हैं, इसको रियल भाग यानी कि वास्तविक पार्ट है, वास्तविक भाग उसको अलग कर लेते हैं, और काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। अब फंक्शन हमारा क्या कहता है कि जो भी अंदर काल्पनिक संख्या आपको दे रखी है, सम्मिश्र संख्या,
उसका केवल आपको क्या लेना है, आयोटा वाला पार्ट लेना है, काल्पनिक भाग लेना है। तो ये आपका हो जाएगा आयोटा वाई प्लस वाई वन प्लस वाई टू। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा वाई वन प्लस आयोटा वाई टू। ठीक है, अब आयोटा वाई वन किसके बराबर होगा, आयोटा वाई वन बराबर होगा एफ एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, और आयोटा वाई टू बराबर होगा एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ जेड वन प्लस एफ जेड टू, और ये हम पहले क्या निकालते आ रहे थे, जेड वन प्लस जेड टू। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अतः एफ एक क्या है, ग्रुप समाकारिता है। तो इस प्रकार से हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा हो तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो हमारा ग्रुप समाकारिता, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है या फिर नहीं है। तो ये तो एग्जांपल्स हो गए। अब हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्रुप में एक ऐसा सेट होता है जो अवयवों को आइडेंटिटी के ऊपर भेज देता है। ठीक है, किस प्रकार से, तो हम डिफाइन करते हैं हमारा नया कॉन्सेप्ट कि समाकारिता की अष्टी, समाकारिता की अष्टी, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो कर्नल क्या होती है कि अगर आपका कोई समाकारिता दे रखी है, यदि एफ जो है ग्रुप जी से, ठीक है, जी कोमा स्टार ही लिख लेते हैं अभी के लिए, जी कोमा स्टार से अन्य ग्रुप जी डैश कोमा ओ में एक समाकारिता है, ग्रुप समाकारिता ही होगी, समाकारिता है, तो एफ की जो कर्नल है, एफ की अष्टी यानी कि कर्नल निम्न प्रकार परिभाषित होती है, निम्न प्रकार परिभाषित की जाती है। कैसे परिभाषित की जाती है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, कर्नल को कर्नल के ई आर एफ, और इसमें ग्रुप के वो सभी एलिमेंट आएंगे एक्स बिलोंग्स टू जी जो कि इस नियम का पालन करते हो। कौन सा नियम है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, यानी कि ग्रुप जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो कि जी डैश की आइडेंटिटी के ऊपर मैप होते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कर्नेल की डेफिनेशन हो जाएगी। और ये ई डैश क्या है, जहाँ ई डैश जो है वो जी डैश में आइडेंटिटी एलिमेंट है तत्समक, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी क्या होगी, समाकारिता की अष्टी होती है कि जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो कि इस नियम का पालन करता हो, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू ई डैश, इसे कहते हैं हम ई डैश कर्नल ऑफ एफ, यानी कि समाकारिता की अष्टी। और ई डैश क्या है यहाँ पे, जी डैश का तत्समक अवयव, क्योंकि ग्रुप दोनों अलग अलग है तो दोनों के तत्समक अवयव भी बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हमने इसको जी डैश के तत्समक अवयव को हम क्या लिखेंगे, ई डैश के साथ लिखेंगे। ठीक है, ऑल राइट, ये हमारी समाकारिता की क्या हो गई, अष्टी हो गई। तो ये कर्नल का हमने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो एक तरीके से ये क्या होता है, ये जो अष्टी होती है वो ब्लैक होल की तरह होती है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे समा जाएंगे किसके ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर। ठीक है, समूह जी के उन सभी अवयवों का समूह या उन सभी अवयवों का कलेक्शन जिनका प्रतिबिंब जो है दूसरे ग्रुप का क्या होता है, तत्समक अवयव होता है, उसे हम कहते हैं कर्नेल यानी कि अष्टी कहते हैं। जैसे ब्लैक होल वस्तुओं को सोख लेता है, अष्टी के जो सदस्य है वो पुल पार करते ही साधु में समा जाते हैं, साधु यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। साथ के साथ ये क्या होता है, एक वीआईपी ग्रुप होता है यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है, इसको हम बाद में प्रूफ करेंगे। अभी के लिए हमने केवल अष्टी को परिभाषित किया है। अब हम एक काम करते हैं, एक समाकारिता की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको थ्योरम के माध्यम से लिखते हैं। अब वो प्रॉपर्टी क्या होती है, तो चलिए देखते हैं, इसको हम थ्योरम के रूप में मेंशन कर लेते हैं। पहले इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, बहुत ही आसान है। तो थ्योरम क्या कहती है कि यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक समाकारिता है तथा ई कोमा ई डैश
क्रमशः जी तथा जी डैश के तत्समक अवयव है। क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप है तो तत्समक भी अलग अलग होंगे, तो हमने उसको ई और ई डैश एलिमेंट नाम दे दिया। ठीक है, तब क्या होगा, दो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये हमें थ्योरम के माध्यम से प्रूफ करनी है कि एफ जो होता है ई को हमेशा ई डैश के ऊपर मैप करता है। तो कोई भी ग्रुप समाकारिता होगी वो आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर ही मैप करती है, कहीं और मैप नहीं करती है। अगर कहीं और मैप करती है तो फिर वो आपकी होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या चेक कर सकते हो, एफ ई ई डैश के बराबर है या नहीं है। अगर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो सीधा बोल देंगे कि हमारा एफ जो है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं है। साथ के साथ एक अलग से प्रॉपर्टी और होती है कि जो एफ ए होता है, कोई भी एलिमेंट का मैपिंग का इन्वर्स वो बराबर होता है एफ ए इन्वर्स के बराबर। ठीक है, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ को पहले लिख देता हूँ मैं, चाहे एफ ए इन्वर्स जो है वो बराबर होता है एफ ए के इन्वर्स के बराबर। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो हम प्रूफ करने वाले हैं इसमें थ्योरम में। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम मान लेते हैं, माना एफ जी से जी डैश क्या है, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है। ये हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया। अब हम कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं। तो फर्स्ट हम प्रूफ कर रहे हैं, तो माना ए जो है वो जी का एलिमेंट है। ठीक है, तो नाउ तत्समक अवयव की परिभाषा से ए ई जो है वो बराबर होता है ए के बराबर होता है ई ए के बराबर। ये होता है कि किसी भी अवयव को तत्समक अवयव से संक्रिया करवाते हैं तो हमें वापस वही अवयव मिल जाता है। अब हम दोनों तरफ क्या लगाते हैं, एफ लगाते हैं। तो एफ ए ई जो है वो बराबर हो जाएगा एफ ए के बराबर एफ ई ए के। क्लियर है, चूंकि एफ तो हमारा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा एफ ई इज इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ ई एफ ए। क्यों, क्योंकि एफ क्या है, समाकारिता है। अब इससे क्या मिला, एक अवयव और एक ये अवयव आपस में मिलकर वापस से वही अवयव सेम दे रहे हैं। चाहे इसको मैं राइट साइड से कराऊं या फिर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई, हमेशा क्या मिल रहा है, वापस एफ ए। इसका मतलब ये होता है कि जो एफ ई है वो जी डैश में क्या है, तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। लेकिन जी डैश का तत्समक अवयव तो ई डैश है, और तत्समक हमेशा एक ही होता है, दो तत्समक अवयव नहीं होते हैं। ठीक है, तो चूंकि ई डैश जो है वो जी डैश में तत्समक है, तत्समक अवयव है, अतः तत्समक अवयव की यूनिकनेस से, तत्समक अवयव की अद्वितीयता से, यूनिकनेस से हमें क्या मिल जाएगा, एफ ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई डैश के बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड भी इसी प्रकार से प्रूफ कर लेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे कि यदि ए इनवर्स ए का क्या है, प्रतिलोम है, ए बिलोंग्स टू जी लिख देते हैं यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू जी का इनवर्स एलिमेंट है, प्रतिलोम अवयव है, तो क्या होता है, ए और ए इनवर्स मिलकर आपको क्या देते हैं, आइडेंटिटी। चाहे लेफ्ट से करवाओ चाहे राइट से करवाओ, वापस क्या लेंगे हम, एफ मैपिंग ले लेंगे हर तरफ। तो चलिए हमने एफ मैपिंग ले ली। फिर क्या करेंगे बताइए, फिर हम क्या करेंगे, एफ की डेफिनेशन लगाएंगे, क्योंकि समाकारिता है तो इसको अलग अलग कर लेंगे। एफ ए एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ ई किसके बराबर है, ई डैश के बराबर, पहले वाले रिजल्ट से। और ये हो गया आपका इस प्रकार से। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ही मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि एक अवयव और दूसरा अवयव मिलकर क्या दे रहे हैं, आइडेंटिटी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इस एफ ए इनवर्स जो है वो इस अवयव का इनवर्स है, यानी कि एफ ए का इनवर्स क्या है, एफ ए इनवर्स। तो अतः प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव की
परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से हमें क्या मिलेगा कि ये जो अवयव है एफ ए, इसका जो इन्वर्स है वो किसके बराबर होगा, एफ ए इन्वर्स के बराबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए इन्वर्स को पहले लिख लेता हूँ मैं, एफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इन्वर्स। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी किसी भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए, कि अगर जी और जी डैश दो ग्रुप है और उनके तत्समक अवयव ई और ई डैश है, तो तत्समक हमेशा तत्समक के ऊपर मैप होता है, एफ इक्वल टू ई डैश। और इन्वर्स का मैपिंग या मैपिंग का इन्वर्स दोनों बराबर होते हैं, यानी कि एफ ए इन्वर्स इक्वल टू एफ ए का होल इन्वर्स। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, क्या पता चली, चलिए उसको लिख लेते हैं। तो नोट करके मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट नोट हमारा, या फिर ऐसे ही लिख देते हैं इसको, सिंस एफ ई जो है वो ई डैश के बराबर है। और एक बार देखो, देखिए कर्नेल में हमने क्या किया था कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे एलिमेंट किसके अंदर होंगे, कर्नेल के अंदर होंगे। ठीक है, तो एक्स की जगह अगर मैं ई रखूं तो ये ई किसके अंदर चला जाएगा, कर्नेल ऑफ एफ के अंदर। तो एफ ई जो है ई डैश के बराबर है, तो अतः ई जो है वो बिलोंग करेगा हमेशा कर्नेल ऑफ एफ के अंदर। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया कि किसी भी होमोमॉर्फिज्म की जो कर्नल है उसमें कम से कम एक एलिमेंट हमेशा होगा, जो कि क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तत्समक अवयव होगा। क्लियर है। अब यहाँ से हम एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट को शो करते हैं कि थ्योरम के रूप में ही लिख लेते हैं, और वो क्या है, थ्योरम कि यदि एफ जो है ग्रुप जी से जी डैश में, ग्रुप जी से जी डैश में परिभाषित ग्रुप समाकारिता है, ग्रुप समाकारिता है, तो एफ की जो अष्टी होती है, एफ की कर्नेल वो जी का सब ग्रुप होती है, सब ग्रुप नहीं, नॉर्मल सब ग्रुप होती है, प्रसामान्य उपग्रुप होती है, प्रसामान्य उपग्रुप होती है। तो ये हमें प्रूफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछी जाती है, या तो सब ग्रुप पूछ लिया जाए या फिर उसको पूछ लिया जाए कि नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करो। तो वही हम मान लेते हैं, माना एफ जो है जी से जी डैश पर एक ग्रुप समाकारिता है, ये हमने मान लिया, ग्रुप समाकारिता है। तब अष्टी की परिभाषा से कर्नेल ऑफ एफ क्या होगा, कर्नेल ऑफ एफ जो होगा वो इस प्रकार से होता है कि जी के वो सभी एलिमेंट जो कि इस नियम का पालन करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, जहाँ पर ई डैश जो है वो जी का तत्समक अवयव है। ठीक है, साथ के साथ अगर हम ये लिखें, यदि ई जो है जी का तत्समक है, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई हमेशा किसके अंदर बिलोंग करता है, कर्नेल ऑफ एफ के अंदर। और ई कर्नेल ऑफ एफ के अंदर मान लो बिलोंग करता है, इसका मतलब कर्नेल ऑफ एफ एम्प्टी तो नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, अतः कर्नेल ऑफ एफ जो है जी का एक नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त उप समुच्चय है। तो सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए पहला काम हम क्या करते हैं, अरिक्त उप समुच्चय प्रूफ करते हैं। तो ये हमारा अरिक्त उप समुच्चय हो गया। अब हम इसके अंदर दो एलिमेंट मान लेते हैं, माना एक्स और वाई जो है वो कर्नेल ऑफ एफ में बिलोंग कर रहे हैं, एक्स और वाई कर्नेल में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब एफ एक्स भी ई डैश के बराबर है तथा एफ वाई भी किसके बराबर है, ई डैश के बराबर है। क्लियर है। अब हमें एक्स वाई इन्वर्स को कर्नेल में दिखाना है, तो किस प्रकार से दिखाएंगे, किसी भी अवयव को कर्नेल में दिखाने के लिए उसकी हम क्या निकालेंगे, एफ मैपिंग। समाकारिता है तो इसको अलग अलग कर लेंगे, एफ एक्स और एफ वाई इन्वर्स। कारण क्या है, एफ आपका समाकारिता है। अब एफ एक्स और एफ वाई इन्वर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ वाई का इन्वर्स। अभी हमने रिजल्ट देखा था, एफ एक्स किसके बराबर है, ई डैश के बराबर, और एफ वाई भी किसके बराबर है, ई डैश के बराबर। आपको पता होगा कि तत्समक अवयव का इन्वर्स क्या होता है, तत्समक अवयव भी होता है, और तत्समक अवयव और तत्समक अवयव आपस में
संक्रिया करके वापस क्या मिलता है, तत्समक अवयव। तो एफ एक्स इनवर्स क्या हो गया आपका ई डैश, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स वाई इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा कर्नेल ऑफ एफ के अंदर, और ये बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्या हो गया, अतः कर्नेल ऑफ एफ जो है वो जी का क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप तो हमने प्रूफ कर दिया। अब इसको प्रूफ करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। अब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या करेंगे, तो हम वापस से क्या करेंगे, अब मान लेते हैं हम जी जो है वो कैपिटल जी का एलिमेंट है, तथा एक्स मान लेते हैं, एक्स जो है वो कर्नेल ऑफ एफ के अंदर है। ठीक है, नाउ अब हमें ये दिखाना है जी एक्स जी इनवर्स जो है वो कर्नेल के अंदर है, ये हमें सिद्ध करना है। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया, इसका मतलब ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एफ मैपिंग ले लेंगे, एफ जी एक्स जी इनवर्स। एफ क्या है आपकी समाकारिता, तो समाकारिता की परिभाषा से ये हो जाएगा आपका एफ जी एफ एक्स एफ जी इनवर्स। तो हमने तो दो अवयवों के लिए पढ़ा था, तीन अवयवों के लिए कैसे, तो सिमिलरली इसको अगर मैं एक अवयव मानूं तो ये क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स इंटू एफ जी इनवर्स। फिर एफ जी एक्स को लिख सकते हैं एफ जी एफ एक्स एफ जी इनवर्स। तो आपके पास दो से ज़्यादा एलिमेंट है तो भी ऐसे आप इसको अलग अलग कर सकते हो समाकारिता की परिभाषा से। कारण यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस एफ एक क्या है भैया, समाकारिता है। तो अब आपका हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की थी वो यूज़ कर लेते हैं। एफ एक्स जो है वो ई डैश के बराबर है, क्यों, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। और एफ जी इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ जी का इनवर्स। अब ई डैश तो क्या है, तत्समक अवयव, तो एफ जी और ई डैश मिलकर एफ जी बनेगा, और ये एफ जी का इनवर्स। और अवयव और उसका इनवर्स मिलकर क्या बनते हैं, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी भी कौन सी मिलेगी, जी डैश की, क्यों, क्योंकि एफ जी जी डैश का अवयव है, तो आइडेंटिटी भी किसकी मिलेगी, जी डैश की। तो एक तरीके से वापस लिख लेते हैं, हमने कैलकुलेट किया एफ जी एक्स जी इनवर्स किसके बराबर हो गया, ई डैश के बराबर। इसका मतलब ये होता है कि जी एक्स जी इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा कर्नल ऑफ एफ के अंदर, और ये कर्नल ऑफ एफ के अंदर बिलोंग कर गया। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ जो है वो जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, प्रसामान्य उपग्रुप है। यानी कि अर्थात इसको कई बार एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि कर्नल ऑफ एफ डेल्टा जी, डेल्टा का मतलब नॉर्मल सब ग्रुप, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जाम के लिए, या फिर आगे भी अगर कोई रिजल्ट आप यूज़ करोगे तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट होगा कि जो कर्नल होती है वो हमेशा क्या होती है, नॉर्मल सब ग्रुप होती है। क्लियर है, ऑल राइट। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने जो हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है उसका इंट्रोडक्शन देख लिया कि किस प्रकार से इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, उसका डेफिनेशन कितने प्रकार की होती है, एक एक की आच्छादक, तुल्यकारिता, स्वकारिता, अंतकारिता, इस प्रकार से। उसके बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, फिर हमने कर्नेल क्या होता है, वो समाकारिता की अष्टी क्या होती है, और अष्टी के बाद में हमने देखा कि आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी के ऊपर मैप होती है, और ये जो कर्नल होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम समाकारिता की कुछ और प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, कर्नल कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, गणित का आनंद लेते रहिए। लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।